अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिव मैथ्स। तो आई होप आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पार्ट फर्स्ट दिया था JKSSB का जो एग्ज़ाम हुआ था डाटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट सेकंड, ठीक है, जिसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 40 से फिर से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और ये है सीरीज़ ए, ठीक है। जो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ये है सीरीज़ ए और उसी का क्वेश्चन नंबर 40 है, ठीक है। इन ए सर्टन कोडिंग सिस्टम मदर इज कोडेड एज, देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40। इन ए सर्टन कोड, मदर को कोड किया गया है MOTHER, इसको कोड किया गया है PQWJHT, ठीक है। और हमें क्या बोलना है कि हमें बताना है सिस्टर का कोड क्या आ जाएगा, सिस्टर का कोड क्या आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी मैंने बोला था आपको कि लेटर सीरीज हो या कोडिंग एंड डिकोडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखो ड्रॉप ऑफ लेटर्स ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखो अगर आप इसमें ध्यान दोगे ना, इसमें भी ड्रॉप ऑफ लेटर्स हो रहा है। देखो कैसे, MNO, उसके बाद P आ जाएगा, मतलब 2 लेटर्स ड्रॉप हुए। उसके बाद OPQ, मतलब 1 लेटर ड्रॉप हुआ है। उसके बाद STUV, 2 लेटर्स ड्रॉप हुए। उसके बाद HI, तो J आ गया। उसके बाद EFG, 2 लेटर्स ड्रॉप हो गए। उसके बाद RST। अब देखो ध्यान से, अल्टरनेटिव हो रहा है, पहले 2 लेटर्स ड्रॉप हुए, फिर 1 लेटर ड्रॉप हुआ, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। तो आपको भी क्या काम करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 लेटर्स आपको भी ड्रॉप करने हैं, ठीक है। तो S के बाद किसको ड्रॉप करोगे, STU, तो पहला आ जाएगा V। उसके बाद 1 लेटर को आपको ड्रॉप करना है, HIJK आ जाएगा। उसके बाद 2 लेटर्स को फिर से ड्रॉप करना है, ST, यह आ जाएगा T और U, तो U को 2 लेटर्स को ड्रॉप करोगे तो VKV। उसके बाद 1 लेटर को ड्रॉप करेंगे, U को ड्रॉप करोगे तो आ जाएगा V। उसके बाद 2 लेटर्स और ड्रॉप करने हैं, EFG, तो आ जाएगा H। उसके बाद 1 लेटर को ड्रॉप करना है, RS, तो आ जाएगा T। तो VKVVHT ऑप्शन C है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पे मैं हर एक का आंसर लिख कर रखूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है वो है ऑप्शन C, ठीक है। बहुत इजी था, आपको बस लेटर्स को ड्रॉप करना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो इन्होंने फिगर दी है और फिगर में हेक्सागोनल कुछ शेप है ना, इस तरीके का शेप है। उसके बाद और एक सेम टू सेम यही शेप है, 6 साइड्स है इसमें, ठीक है। डायरेक्शन इन्होंने दी है, इन्होंने बोला है कि जिस तरीके से सेकंड फिगर फॉलो कर रही है फर्स्ट फिगर को, आपको भी सेम टू सेम इस फिगर के लिए सेम टू सेम वही फॉलो करना है और एज पर ऑप्शंस आपको जाना है, ठीक है। अब देखो इस फिगर में इन्होंने क्या दिया है, नहीं इस तरीके से नहीं है, अब देखो ध्यान से, बहुत इजी ये भी क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे जो साइड है ना उस पे आपको एक लाइन मिलेगी, मतलब ये इस साइड पे आपको एक लाइन मिल रही है, इस साइड पे आपको एक लाइन विद डॉट मिल रहा है, इस लाइन पे भी आपको इसी तरीके से, मतलब जितने लाइन्स है उतने आपको लाइन्स ड्रा करने। तो 1 2 3 4 5 6 साइड से अब देखो लाइन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये जो लाइन्स इन्होंने ड्रा किए ये कॉर्नर की तरफ नहीं है, ठीक है, ये कॉर्नर्स पे नहीं है, ये इस साइड पे है, ठीक है। सेम टू सेम आपको भी साइड पे ही ड्रा करनी है लाइन। तो ये आ जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन, इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आप ऑप्शन एक बार चेक कर लो, ऑप्शन बी है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 बी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी इजी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, अब देखो क्वेश्चन नंबर 42 यहीं पे भी इसको भी करेंगे, इजी है, कैलेंडर का क्वेश्चन आया है। इफ
टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद कौन सा डे होगा, ठीक है। हमें बोला अगर आज मंडे है, देखो अगर आज मंडे है, जब 61 डेज हो जाएंगे तो फिर कौन सा डे होगा, ठीक है। बहुत इजी है, आप सबको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो इसको सीधे करना था 7, ये 61 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 8 क्या होता है 56। तो यहाँ पे क्या बचा 5 और ये रिमाइंडर बच गया, ठीक है। ये क्या बच गया आपका रिमाइंडर। अब देखो इसी से आपको काउंटिंग मिलेगी। तो मंडे, अब देखो ध्यान से, फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे मंडे, उसके बाद क्या आ जाएगा ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद फिर से मंडे, मतलब फिर से रिपीट हो जाएगा। मुझे मंडे के बाद देखना है ना, 5 दिन गिनने हैं आपको, 5 डेज यहाँ पे निकला है रिमाइंडर। तो ट्यूसडे 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आना चाहिए सैटरडे। तो इस ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन बी। यहाँ तक बिल्कुल इजी, तीनों क्वेश्चंस बहुत इजी थे। 40 में आपको ड्रॉप करने थे लेटर्स, 41 में आपको नॉन वर्बल रीजनिंग का एक क्वेश्चन था, सिंपली इसमें लाइनें ड्रा करने थे, और ये कैलेंडर का क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, डिवाइड करना था, जो रिमाइंडर आ जाएगा फिर यही से आपको काउंट करना था। मंडे के बाद जो दिन 5th डे पे आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 भी बहुत इजी था, डाइस का क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन नंबर 43, देखो इसने डाइस दिया है, और एक डाइस दिया है, और एक डाइस दिया है, ठीक है। और इस पर कुछ नंबरिंग की गई है, 5 2 3 5 2 3, उसके बाद 6 4 1, उसके बाद 1 2 5 1 2 5। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 डिफरेंट पोजिशंस ऑफ सेम डाइस आर शोन बिलो। आपको 3 डाइसेस दिए, उनकी फिगर भी दी है, शेप भी दी गई है। विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 4। तो 4 के अपोजिट में आपको इस 4 के अपोजिट में आपको देखना है कि इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आ जाएगा। देखो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि कॉमन कहाँ कहाँ पे। देखो यहाँ 5 है, क्या कहीं पे और 5 है, बिल्कुल यहाँ पे है। तो इस फिगर और इस फिगर में 5 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 भी कॉमन है, तो इसको मैं नहीं लूँगा। जहाँ पे 2 बार कॉमन आ जाएगा ना, तो उस फिगर को हम नहीं लेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं बिल्कुल इस फिगर और इस फिगर को लूँगा, ठीक है। यहाँ पे 2 बार कॉमन आ रहा था ना, तो इसको हम नहीं लेंगे। जहाँ पे एक ही कॉमन होगा उसी को लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज इसको रोटेट करवाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 है ना, इसको अगर क्लॉकवाइज आप रोटेट करोगे तो 1 के नीचे 1 ही आ रहा है, उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 5, उसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा 2। बहुत इजी क्वेश्चन था। तो 4 के अपोजिट में आपको कौन सा मिला 5, तो ऑप्शन देखो बी ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन बी है, क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन बी, ठीक है। देखो 41 42 43 तीनों का आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। देखो क्वेश्चन नंबर 44 भी बहुत इजी था। 0.08 मल्टीपल 0.007 को आपको सिंप्लीफाई करना था। तो कुछ नहीं, 7 8 कितना होता है 56 डिवाइडेड बाई पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 2, तो मतलब 100 मल्टीपल पॉइंट के बाद 1 2 3 1 2 3, तो टोटल क्या बन जाता 56 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ जाता 0.00056 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर
0.3 टाइम्स 056 आंसर आ जाता ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये देखो पहले जो 5 क्वेश्चन थे ना बहुत इजी थे, विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाता, ठीक है। अब उसके बाद एवरेज पे इन्होंने क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से देख लेना क्वेश्चन नंबर 45 को। The average age of a class is 15.8 years. The average of boys in the class is 16.4 years, while that of age of girls is 15.4 years. What is the ratio of boys to girls? मुझे निकालना है बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो। चलो ठीक है, क्या इसने कहीं पे बोला है बॉयज कितने हैं या गर्ल्स है? ये है क्वेश्चन नंबर 45। मैं बोलूँगा लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, बॉयज इक्वल टू एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर हम पुट करेंगे वाई, ठीक है। और सबको पता होगा एवरेज किसके बराबर होता है? एवरेज होता है बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखो ध्यान से, इसने क्या बोला है? इसने बोला एवरेज एज ऑफ ए क्लास, पूरे क्लास की इसने एवरेज दी है कितनी? 15.8। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टोटल एज ऑफ क्लास बराबर है 15.8 इंटू एक्स प्लस वाई, है ना? क्योंकि मुझे पता है एवरेज इसने वही से दिया, टोटल एवरेज 15.8 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? बॉयज प्लस गर्ल्स, मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे इसने 15.8 दिया, तो यहाँ से मुझे क्या निकलेगा? सम ऑफ एज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर पूरे क्लास की, ठीक है। उसके बाद और एक कंडीशन दी है इसने, एवरेज एज ऑफ बॉयज, एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास कितना है? 16.4, और मैंने क्या मान लिया? एक्स प्लस वाइल दैट ऑफ गर्ल्स इज, तो गर्ल्स की एवरेज कितनी है? 15.4 वाई, क्योंकि वाई क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। ये अगर टोटल है तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी टोटल एज ऑफ क्लास है, तो ये आ जाएगा 15.8 एक्स प्लस 15.8 वाई। एक्स टर्म्स को एक तरफ ले लो और वाई टर्म्स को एक तरफ ले लो, तो ये आ जाएगा 16.4 एक्स माइनस 15.8 एक्स बराबर आ जाएगा 15.8 वाई माइनस 15.4 वाई। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? देखो 16 में से सबसे पहले 15 को बाहर निकालो, वहाँ पे 1 बच जाएगा ना, तो 0.2 आ जाएगा। अगर आप वैसे भी सॉल्व करोगे 16.4 में से 15.8, तो ये आ जाएगा 6, तो 0.6, तो x का वैल्यू किसके? ये 0.6 x बराबर आ गया 15.8 माइनस 15.4, तो ये आ जाएगा 0.4 y, ठीक है। सिंपलीफिकेशन आपको करनी है, प्लस माइनस करना है, बहुत इजी है, ठीक है। तो x डिवाइडेड बाई y किसके बराबर आ गया? ये आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो रेशो किसके बराबर आया? 2/3। देयरफॉर रेशो आ गया x रेशो y आया बराबर 2:3। और बॉयज गर्ल्स का रेशो निकालना था, मैंने x बोला था ये बॉयज है, y है गर्ल्स, तो यही बराबर आ जाएगा 2:3। आप ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन डी है क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन डी, ठीक है। तो बहुत इजी था ये भी क्वेश्चन, बस आपको यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी थी, एज पर क्वेश्चन जाना था, ठीक है। तो उसके बाद बस इनको आपस में सिंपलीफाई करना था, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 46। A man spends 35% of his income on house rent, 75% of remaining on the other items. What is the percentage of income? मतलब एक तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, दूसरा यहाँ पे इनकम का कंसेप्ट लग जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 46। अब देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? मुझे पता है इनकम बराबर होता है जितना ये एक्सपेंडिचर करेगा और जितना ये सेव करेगा, है ना। ये हमने ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ा है परसेंटेज बहुत अच्छे से, और सेम टू सेम क्वेश्चन उन्होंने भी वहाँ पे किया है। तो ए मैन स्पेंड्स, अगर देखो यहाँ पे कुछ भी इसने गिवन नहीं दिया है, ठीक है। मैं क्या बोलूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन के पास 100% इनकम है,
ठीक है। और इस 100% में से ये 35% कहाँ पे खर्च कर रहा है, हाउस रेंट। तो ये 35% हाउस रेंट पे दे रहा है, तो रिमेनिंग कितना है इसके पास, 65%। ठीक है, तो ये तो हाउस रेंट पे, ये तो रेंट पे चला गया और ये रिमेनिंग है। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग के लिए आपको 75% ये किसी और आइटम के लिए खर्च कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपको क्या काम करना था, 75% ऑफ 65 देखना था कितना हो रहा है। ठीक है, कितना होगा, तो निकालो 75% ऑफ परसेंट मतलब 100 ऑफ 65, ये देख लो आप किसके बराबर होता है। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा ना, उसको इसके साथ माइनस करना था, जो बचेगा वहाँ पे वो क्या आ जाएगा, वो इसकी सेविंग आ जाएगी, जो मुझे निकालना था। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम डज ही हैव। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे, चलो इसको सॉल्व करेंगे ही। ये आ जाएगा 5 25 3 जार 25 4 जार, है ना। तो फाइनल आंसर किसके बराबर आया, 5 3 जार 15, उसके बाद 5 3 जार 15 6 3 जार 18 19 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा 4 4 जार 16, है ना। तो ये आ जाएगा 4 9 जार 36 .4 2 जार 8, उसके बाद 4 5 जार, तो ये आ गया 49.25% ये खर्च कर रहा है किसी और आइटम पे। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो 65% में से आपको 49.25% बाहर निकालना था। यह आ जाएगा 75, है ना। ये 10 - 5 तो 5, 9 - 2 तो 7, है ना। 14 - 9 कितना आ जाएगा, 14 - 9 आ जाएगा 5, उसके बाद 5 - 1 सेकंड, ये आ जाएगा, यह आ जाएगा 5, उसके बाद 9 - 2 7, ठीक है। उसके बाद 14 में से 9 को बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5, उसके बाद 5 - 4 आ रहा है 15.75। अच्छा, यहाँ पे 16.25। एक बार आप कैलकुलेशन पे चेक करना कि कहीं पे हमने गलती तो नहीं की कैलकुलेशन में। यह आ जाएगा 25 × 3 25 × 4, ठीक है। 3 × 65 होता है 3 5 15 6 3 18 और 19 डिवाइडेड बाई 4, चलो ठीक है। 4 4 जार 16, हाँ यहाँ पे हमने गलती की है। अब देखो, यह आ जाएगा 4 4 जार 16, 4 4 जार 16, है ना। तो 3 इस पे आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा 4 4 9 जार 36, हमें 9 नहीं लेना था, 4 8 जार, है ना। 4 8 जार 32, उसके बाद 3 कैरी, तो 4 7 जार 28, 4 5, तो 48.75। तो इसमें से 48.75 को आपको बाहर निकालना है। तो ये फिर किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1। तो 16.25% इसका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन ए, ठीक है। ये हमने सेम टू सेम यही क्वेश्चन हमने ऑफलाइन में भी किया है, ठीक है। इनकम पे सेम यही क्वेश्चन किया है। 35% ये रेंट पे खर्च कर रहा है, रिमेनिंग में से 75% किसी और आइटम पे कर रहा है। तो बताओ इसकी सेविंग कितनी है, 16.25%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 47 ये जूनियर स्टूडेंट में भी पूछा गया था, अप हिल और डाउन हिल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, देखो, ए मैन गोज अप हिल विद एवरेज स्पीड ऑफ, देखो एवरेज स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट कम्स डाउन, देखो यहाँ से वो जा रहा है तो उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और वहाँ से जब वो आ रहा है तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन बोथ द केसेस बीइंग सेम, डिस्टेंस सेम है, हमें बोलना है बताओ इनकी एंटायर एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड सबको पता होगा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको फार्मूला पुट करना था 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × 24 × 36 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2, 24 प्लस 36। तो आप देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा 4 2 जार 8, 2 2 जार 4 × 36 होल डिवाइडेड बाई 24 और 36 कितना होता है, 30 30 60, है ना। ये आ जाएगा ना, 24 और 6 होता है 30, 30 प्लस 30 होगा 60,
ठीक है। उसके बाद देखो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से है ना, 6 8 जार 48 और 6 10 जार 6 10 जार 6 8 जार। उसके बाद 2 5 से और ये जाएगा 2 18, या फिर यही इसी को कट करो, चलो 2 18 जार। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, यह आ जाएगा देखो 48 डिवाइड 36 इंटू 6, तो यह आ जाएगा 6 10 जार 6 8 जार। उसके बाद 2 5 जार 2 18 जार। तो फाइनल आंसर क्या मिला आपको, फाइनल आंसर क्या मिला, 8 8 जार 64, 6 कैरी 8 1 जार 8, तो ये आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 5 2 जार 10 है ना, 5 2 जार 10। उसके बाद 5 8 जार 40, उसके बाद 28.8 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे भी ऑप्शन अगर आपको दिखाई देगा ऑप्शन 47 में है, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसका, 28.8 किलोमीटर पर आवर। बस आपको एक फार्मूला पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता, ठीक है। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका एक ही क्वेश्चन रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, क्योंकि 49 कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका मतलब 48 हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसको भी यहीं पे सॉल्व करके दूंगा मैं आपको। ये जो क्वेश्चन नंबर 48 है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे दिया गया था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो, ए 5 फुट लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप, आपके पास एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ठीक, और इसकी जो हाइट इन्होंने दी है, लॉन्ग है ये कितनी, 5 मीटर, तो 5 हाइट इन्होंने दिया है 5 मीटर, और इसका इनर डायामीटर, और इनर डायामीटर कितना है 6 फीट, चलो ठीक है। और उसके बाद आउटर डायामीटर इन्होंने कितना दिया है 8 फीट। उसके बाद इफ द टोटल सरफेस एरिया इज के पाई, टोटल सरफेस एरिया इज के पाई, है ना, हमें बोलना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो मुझे निकालना है के का वैल्यू, है ना। देखो यहाँ पे आपके पास सिलेंडर है, आप सबको पता होगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम जब टोटल सरफेस की बात करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्कर की बात करूंगा, आप अभी इसी को समझो, ये एक पाइप है या फिर ये सिलेंडर है, टोटल सरफेस का मतलब एक तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस इसका टॉप एज, प्लस इसका बॉटम एज, प्लस इसकी जो इनर है यहाँ पे इनर सरफेस जो है उसका भी सरफेस ये एरिया हमें लेना है। तो दो सरफेसेस लेने हैं यहाँ पे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर, तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग करूँगा, अगर डायमीटर D1 को मैं रखूँगा 6 फीट, तो मतलब R1 होगा 3 फीट, है ना, इसका आधा, तो ये आ जाएगा बराबर किसके बराबर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 3 इंटू हाइट क्या है 5, तो ये आ जाएगा 5 3 15 30 पाई। पाई को ऐसे ही रखेंगे क्योंकि लास्ट में देखेंगे टोटल सरफेस के साथ शायद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर, बाहर जो बाहर की तरफ है उसका कर्व्ड सरफेस देखेंगे, सेम टू सेम यही फार्मूला है 2 पाई आर एच, है ना, तो 2 पाई R2 किसके बराबर है, अगर D2 इसने दिया है 8, तो R2 किसके बराबर देगा 4, तो यहाँ पे 4 इंटू हाइट तो सेम टू सेम यही है, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 2 कितना होता है 40 पाई, चलो ठीक है। उसके बाद मेरे पास और टॉप एजेस है ना, दो टॉप एजेस है तो उनका भी निकालेंगे एरिया, तो एरिया ऑफ एजेस अगर मैं निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा 2 पाई, जो बड़ा वाला डायमीटर है या उसका रेडियस माइनस छोटा वाला रेडियस, ठीक है। तो एरिया ऑफ एजेस क्या आ जाएगा 2 पाई, R2 कितना है इसमें 4 माइनस R1 कितना है 3, तो ये आ जाएगा बराबर 2 पाई। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये इन्होंने वही से दिया है के पाई, लेकिन अगर मैं देखूंगा टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ इनर आउटर और एज का भी, तो ये आ जाएगा 30 पाई प्लस ऑफ 40 पाई प्लस ऑफ और कौन सा आया था 2 पाई कहीं पे आया था, चलो ठीक है,
बराबर के पाई। देखो यहाँ से अगर मैं पाई को बाहर निकालूंगा तो ये आ जाएगा 30 + 40 + 2 बराबर के पाई। पाई और पाई कैंसल आउट, 40 70 और 72। आप देखो ऑप्शन में 72 है। क्वेश्चन नंबर 48 70 दिया है ना इन्होंने। सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर लेना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लेना, तो ये आ जाएगा 2 पाई 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 5 5 2 जार 10, तो ये आ जाएगा, एक सेकंड, ये 4 है, ये 9 है, तो आ जाएगा 10 पाई। तो 10 40 30 हो गया 70 और 10 हो गए 80। आप देखो एक बार इस पे 80 ऑप्शन है। अच्छा यहाँ पे हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 14 है, 14 पाई। उसके बाद 14 पाई, तो यहाँ पे भी 14 पाई, पाई से पाई कैंसल आउट, तो के का वैल्यू आपका क्या आ गया 30 70 70 80 84 84 इसका आंसर आना चाहिए। एक बार इसके ऑप्शंस पे आ जाएंगे। ऑप्शन डी है इस पे, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में डी ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 में डी ऑप्शन मतलब 84 आंसर आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, जितने भी हमने क्वेश्चंस किए ना डाटा एंट्री ऑपरेटर में, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था कि जिससे मतलब आपको डाउट होता। जिस तरीके से जब मैंने जूनियर असिस्टेंट पेपर की एनालिसिस दिया था ना, वहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था अब आंसर क्या आ सकता है, क्योंकि वो क्लियरली मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, या फिर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से नहीं दिया था। ठीक है, इसी फिर शायद वो 1-2 क्वेश्चन डिस्कार्डेड भी हुए थे। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, किसी में भी डाउट नहीं है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आया सही से, डाटा भी गिवन था। तो और दूसरी बात यह है कि लेवल बिल्कुल अच्छी थी, मॉडरेट लेवल थी, क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। जो हमने पहला पार्ट किया था उसमें भी 1-2 क्वेश्चंस अच्छे खासे क्वेश्चंस थे, और जो पार्ट सेकंड जो इस वक्त मैं आपको करवा रहा हूं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी आपके सिलेबस में मेंशन किया गया होगा, जो भी कोई चैप्टर, अगर आप 4 चैप्टर्स पढ़ोगे ना, 5 पढ़ोगे, उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सिलेबस के पीछे पढ़ो, सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। ठीक है, 2 चैप्टर्स पढ़ो, 10 पढ़ो, 5 पढ़ो, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ो। उन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लो, उन पे मॉक टेस्ट्स करो, उन पे रिविजन करो 2-3 बार। जहाँ से भी उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे, गूगल से मिलेंगे, किसी भी एग्ज़ाम से, मतलब बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएसबी का एग्ज़ाम हो, सीसैट का एग्ज़ाम हो, कहीं से भी क्वेश्चन मिले उसको वहीं पे सॉल्व करो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आगे जितने भी आपकी एग्ज़ाम्स होंगे, तो जितने भी पेपर्स आपके आगे होंगे उनका भी मैं एनालिसिस दूंगा। और अगर आपको इसी तरीके से, मतलब अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी क्वेश्चन में, क्वांट्स हो या रीजनिंग हो, कहीं पे भी अगर आपको डाउट लग रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ड्रॉप कर सकते हो, तो मैं उस रिगार्डिंग आपके लिए एक नया सेशन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।